जय हिंद साथियों, मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार द NYA में। और नेशनल यूथ एकेडमी लेकर आया है आप लोगों के लिए बाहुबली MCQ सीरीज का पार्ट नंबर 6, यानी कि अगर हम बात करें तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 वैद्युत धारा के MCQ। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर नंबर 8 से मैं लेकर के आ रहा हूं दोस्तों, और सारे कंप्लीट MCQs मैंने आपको करा दिए हैं और उम्मीद है कि 12/12 की तैयारी हम यहाँ पर बहुत अच्छे से कर पाएंगे। दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और 1 बाय 1 क्वेश्चन को देखते हैं और देखते हैं किस सन में किस तरीके के क्वेश्चन बनाए गए हैं, और उसी से हम गेस करेंगे अपना 2024 का पेपर सबसे अंतिम चरण में। स्टार्ट करते हैं। देखें जरा, इस चैप्टर के बारे में मैंने आपको बता रखा है, बाकी बहुत सारे MCQs एक ही फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड करते हैं, R = ρ × L/A। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने दोस्तों 2019 और 2020 में ये प्रश्न पूछा गया है, और क्वेश्चन सीधा सीधा आपसे बोल रहा है क्या कि एक 24 ओम के प्रतिरोध वाले तार, एक तार है जिसका प्रतिरोध कितना है 24 ओम है, वाले तार को एक समबाहु त्रिभुज में मोड़ दिया जाता है, तो किन्हीं दो शीर्षों के बीच में प्रभावी प्रतिरोध बताइए। 2019 और 2020 में ये प्रश्न आया है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखें जरा, अगर मैं बात करूं यहाँ पर प्रश्न नंबर 1, एक तार है मेरे पास जिसकी लंबाई कितनी है, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे आप क्वेश्चन को, और इस तार से मैंने बना दिया त्रिभुज। देख रहे हैं इतनी बात को, इस त्रिभुज की जो भुजा है वो मैं मान लेता हूं x, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। और अगर मैं आपसे बोलूं क्या कि ये जो लंबाई है ये क्या होगा, इस तीनों के बराबर होगी कि नहीं भाई, परिमाप जो होगा तीनों के बराबर होगा, और L बराबर कितना बनेगा दोस्तों 3x बनेगा। और अगर मुझे समबाहु त्रिभुज की भुजा निकालनी हो तो भुजा कितनी हो जाएगी L/3 हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ पा रही है। और मुझे एक बात पता है क्या कि R बराबर क्या होता है ρ × L/A, यानी सीधी सी बात यह है कि R जो है वो समानुपाती किसके होता है, बताना भाई। R समानुपाती किसके होता है, L के होता है, सीधी सी बात है, क्लियर है। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं प्रत्येक भुजा का प्रतिरोध निकालूं, प्रत्येक भुजा का प्रतिरोध, और प्रत्येक भुजा के प्रतिरोध को दोस्तों मैं कह देता हूं R', तो ये R समानुपाती L क्या होता है। और अगर मैं प्रत्येक भुजा का प्रतिरोध निकालूं तो याद रखना ये R' भी क्या बन जाएगा, इस ये देखो जैसे L का था 3 है तो टोटल प्रतिरोध का 3 हो जाएगा, यानी R कितना है 24 ओम, और 24/3 यानी कि R' बराबर कितना आ गया 3 × 8 = 24, 8 ओम। इतनी बात समझ में आ पा रही। अब अगर मैं देखूं तो यहाँ पर कितना प्रतिरोध आ गया इसका पूरे का 8 ओम आ गया। ये लो जी, इधर देख लेते हैं इसको, 8, 8 और 8, इनके नाम रख देते हैं A, B और C। अब उसने क्वेश्चन में बोला है, ध्यान रखना, कि किन्हीं भी दो शीर्षों के बीच में प्रभावी प्रतिरोध बताइए। अब प्रभावी प्रतिरोध का मतलब ये है, अगर मैं बोलूं B और C के मध्य प्रतिरोध BC, अगर B और C के बीच में मैं प्रतिरोध निकालूं तो याद रखना B व C के मध्य प्रभावी प्रतिरोध निकालूंगा तो ऊपर तो कोई बिंदु रहा नहीं, तो 8 और 8 कितना हो जाएगा, ये डायग्राम इस तरीके का आपको दिखाई देगा। ये लो ये B बनेगा, ये C बनेगा, 8 और 8 कितना बनेगा, यहाँ पर 8 और 8 16 बन जाएगा। अब 16 और 8 को जोड़ दो आप, यानी 1/RBC बराबर 1/8 + 1/16, और 1/RBC बराबर कितना बनेगा। अगर मैं बोलूं यहाँ से भाई एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ से 16 आ जाएगा, और 8 दूनी 16 और 16 × 16, तो 3/16, यानी कि इसको अगर मैं सीधा करूंगा RBC बराबर ये उल्टा हो जाएगा 16/3 ओम हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो प्रत्येक भुजा का जो दो बिंदुओं के बीच प्रभावी प्रतिरोध है वो कितना आ जाएगा 16/3 आ जाएगा, और ये बनेगा आपका आंसर नंबर डी। इस प्रश्न को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जब भी एग्जाम में ऐसा प्रश्न बनेगा कि एक तार से एक समबाहु त्रिभुज बना दिया जाए, तो आप इस बात को याद रखेंगे, उस तार की लंबाई को समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं के योग के बराबर रखेंगे, जैसा कि मैंने इसमें बताया है। और x बराबर भुजा निकालेंगे L/3, हमें पता है R समानुपाती L के होगा। यहां से आप प्रत्येक भुजा का प्रतिरोध R, जैसे L/3 है तो R/3 कर देंगे, 24 दिया तो 24 के 3 हिस्से कर देंगे 8-8 में, और उनको पहले श्रेणी में और फिर इसके समांतर। इसी तरीके के प्रश्न हर बार प्रश्न एग्जाम्स में बनते ही बनते हैं।
भले एक नंबर का प्रश्न है, लेकिन देखो कई बार एक नंबर का प्रश्न भी इतना टेक्निकल आ जाता है। ठीक, चलिए देखते हैं आगे। प्रश्न नंबर 2, इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर है? चलिए भी अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। करें जरा, पहले क्वेश्चन को करने की कोशिश किया करो खुद से, बाकी मैं तो हुई फिर। क्वेश्चन नंबर 2, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इसको भी आप बहुत अच्छे से समझेंगे क्योंकि थोड़े से टेक्निकल सवाल है शुरू के एक दो। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि समान पदार्थ के दो घनों की भुजाएं L तथा 2L है। समझ रहे बात को? कितनी भुजाएं हैं? L तथा 2L है। समान पदार्थ के दो घन हैं, दो भुजाएं L और 2L है, इनके प्रतिरोधों का अनुपात बताइए। सिंपल सा सवाल है लेकिन थोड़ा सा पेचीदा है। जैसे अगर मैं बोलूं कि एक घन तो भैया ये हो गया, भाई घन क्या होता है? जिसकी भुजाएं बराबर हो, है ना? तो ये L बनेगा और ये भी L होगा। और दूसरा क्या है? एक घन और मिल गया, इसकी भुजा कितनी है? 2L, और इसकी भुजा भी कितनी है? 2L। क्लियर है? अब अगर मैं बोलूं यहां से कि इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, बोलो जरा। L गुणा L कितना बन जाएगा? L स्क्वायर। और अगर मैं बोलूं इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, तो याद रखना 2L इंटू 2L कितना बनेगा? अगर मैं बोलूं आपसे 4L स्क्वायर। दोनों के हमने क्या निकाल दिए? क्षेत्रफल निकाल दिए। क्लियर इतनी बात? अब देखो जरा, अगर मैं बोलूं आपसे R बराबर कितना होता है फॉर्मूला, रो इंटू L अपॉन A। भाई नॉर्मली फॉर्मूला तो यही होता है हमारा। अब अगर मैं यही फॉर्मूला पहले इसके लिए लगाऊं, R1 बराबर, क्या रो के बारे में कोई बात बोली है? नहीं, प्रश्न में कुछ नहीं बोला ना, तो उन्होंने रो छेड़ा है। और अगर मैं बात करूं एरिया की, तो एरिया तो आप रख ही देंगे। बोलो, ऊपर इसके लिए L है, अगर मैं पहले के लिए लगाऊं R1 के लिए, और नीचे कितना आएगा? L स्क्वायर। आएगा कि नहीं आएगा? यहां से कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा रो बटे L। और अगर मैं R2 निकालूं तो रो इंटू L की जगह पर क्या आएगा? 12, और नीचे कितना आएगा? 4L स्क्वायर। L से L कैंसिल, 4 से 4 गया, तो ये बचेगा रो अपॉन 12। इतनी बात समझ में कि नहीं है? और दोनों को उठा के डिवाइड कर दो, यानी R1 बाय R2। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो ऊपर आएगा रो बटे L, और ये आएगा 12 बटे रो से रो कैंसिल, L से L, तो क्या बनेगा? 2 बटे 1, यानी कि 2 अनुपात 1 आंसर आ गया। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो आंसर नंबर सी आपका यहाँ पर हो जाता है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत सुपर है, याद रखेंगे आप। एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते ही आते हैं भैया, ठीक है? आप देख भी रहे हैं, ये भी आया है 2020 में, बड़े बड़े खतरनाक क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्लियर है? चलिए सवाल नंबर 3 पर चलते हैं। ये इन सवालों को टेक्निकल क्वेश्चन बोलते हैं, ध्यान रखेंगे आप, ये एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। और ये कभी बार अगर आ जाते हैं ना, तो हमारा टाइम इतना ले जाते हैं हद से ज्यादा। और शॉर्ट तरीका भैया इनको करने का है नहीं, इनको तो फिर आप इसी तरीके से एग्जाम में करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, देखिए जरा। 3 में क्या बोला गया कि प्रतिरोध की विमा बताइए। अगर मैं प्रतिरोध की विमा निकालूं तो सबसे पहले बताना जरा R बराबर क्या होता है। भाई अगर मैं बोलूं V बराबर IR, और R बराबर क्या बनेगा? V अपॉन I। और अगर मैं बोलूं V बराबर W अपॉन Q, ये नीचे I बनेगा। और अगर मैं बोलूं W अपॉन Q को लिखूं IT, और यहां पर भी I आ जाएगा, तो ये बनेगा W अपॉन I स्क्वायर T बनेगा। अब तो विमा रख सकते हैं इसकी, बोलो W की बोलो कितनी होगी? ml स्क्वायर T माइनस 2। और अगर मैं बोलूं I तो एम्पियर का स्क्वायर, और T का T आ जाएगा। क्लियर है? M। अगर मैं बोलूं यहां से L स्क्वायर चुका तू रहेगा, T को आप ऊपर ले जाएंगे तो T की पावर -3 आ जाएगी, और A की पावर -2, यही आपका आंसर बन जाएगा। नंबर 4 पर आते हैं, देखें ना क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि अनुगमन वेग VD तथा वैद्युत क्षेत्र E निम्न में से कौन सी निर्भरता में ओम के नियम का पालन, ओम के नियम, ये है ना, गलत हो गया क्वेश्चन, थोड़ा सा गलत हो गया। 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, हाँ 4 पर आ जाते हैं, देखिए ना 4 में, हाँ थोड़ा सा गलत हो गया। 4 पे देखते हैं क्या बोला गया 4 में कि प्रतिरोध R तथा 2R एक समान वैद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। R तथा 2R में उत्पन्न ऊष्मा का क्या बताइए? उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात कितना होगा, ये आपको बताना है। क्लियर है भैया? ऊष्मा का अनुपात आपको यहां से बताना है। देखना जरा, अगर मैं बोलूं ऊष्मा क्या होता है,
क्या क्या बोला गया, एक बार फिर दोबारा देखना जरा। R और 2R समांतर क्रम में जोड़े गए, है ना। तो देखना जरा, अगर मैं बोलूं ऊष्मा H बराबर क्या बनता है, V²R/T, यही तो बनेगा फॉर्मूला। अब देखो यहां से ध्यान रखना कि क्या क्या वैल्यू बोली है उसने ना तो T चेंज किया है, उसने केवल R दिया और ना ही V चेंज किया है। क्लियर बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? यानी अगर मैं बोलूं आपसे कि H जो है वो समानुपाती किसके होगा, बोलो 1/R के, तो H1/H2 बराबर R2/R1। और प्रतिरोध बताना कितने कितने दिए उसने, R और 2R, ये R दिया, ये 2R दिया है, 2 से 2 कट गया तो 2:1, यही तो आंसर है भाई। 2:1 तो आंसर दिया है, तो याद रखना फोर्थ का क्या आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। इसका भी 2:1, पहले वाले का भी 2:1 बनाया था सर, कोई बात नहीं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भैया। ये समझ के क्वेश्चन है थोड़े से, इनको समझेंगे आप। और ऐसे कुछ प्रश्न हमको लास्ट चैप्टर में भी मिले थे गतिमान वाले में, जो मैंने आपको कराए थे। नंबर 5 पर आ जाते हैं दोस्तों, देखना जरा क्वेश्चन नंबर 5 को अगर मैं देखूं तो 5 में क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन का कौन सा विलक्षणी चालक में धारा के प्रवाह को निर्धारित करता है। तो सीधा सीधा याद रखना, अपवाह वेग को करेगा। किसको करेगा, अपवाह वेग। इसको आप डायरेक्ट याद रखेंगे, अपवाह वेग यानी कि वीडी, और वीडी बराबर क्या होता है, I/NEA। नंबर 6 पर आ जाते हैं दोस्तों, देखना जरा नंबर 6 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 6 में कि 6 वोल्ट विद्युत वाहक बल की 3 सेल को समांतर क्रम में जोड़ा गया, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल समांतर क्रम में समान होता है, ये हमको पता है। तो इसका आंसर डी ही बनेगा, 6 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं, 50 ओम के प्रतिरोध के धात्विक तार, ठीक है 7 क्वेश्चन अभी है। 50 ओम का प्रतिरोध है जिसके धात्विक तार की लंबाई को खींच करके 2 गुना कर दिया गया। आप समझे ना इस बात को, लंबाई कितनी है इसकी, देखो प्रतिरोध कितना दिया है, R बराबर 50, और पहले लंबाई कितनी थी L, और अगर मैं बोलूं अब लंबाई कितनी कर दी गई, तो क्या कर दी गई, 2 गुनी 12 कर दी गई। तो उसने बोला कि अब प्रतिरोध बताओ। याद रखना इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है R2 बराबर N²R1, और R2 बराबर अगर मैं बोलूं N का मतलब कितना आ जाएगा, जितना लपेटा गया, जितना किया गया, जैसे 2 गुना किया गया तो 2 का स्क्वायर, और R1 कितना है 50, तो 2 दूनी 4 गुना 50 कितना बनेगा, 50 दूनी 50 सौ के कितना आएगा 20, 200 ओम यहां से आंसर आएगा, और डी इसका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 इनको सोल्व कर लेंगे, अलग से कॉपी इनकी बनाएंगे आप, ठीक है, वहां पर इनको सोल्व जरूर करेंगे, जिससे कि एग्जाम टाइम में कोई प्रॉब्लम आपके साथ ना हो। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं दोस्तों, देखना जरा I/8 में आ जाओ। I बराबर कितना गया, 3.2 एम्पियर, और क्या बोला गया, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको बताने n बराबर क्या, बाकी t बराबर दिया हुआ है 1 सेकंड, यही तो है भाई। हाँ 2 एम्पियर की धारा है, और प्रति सेकंड प्रभावित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। मुझे एक बात का पता है, I बराबर क्या होता है, Q/T, और Q बराबर क्या होता है, N/E/T। मुझे n चाहिए, तो अगर मैं n निकालूं तो I की मल्टीप्लाई t में करनी पड़ेगी, और अपॉन में आ जाएगा। I की वैल्यू बोलो 3.2 एम्पियर, और T1 आ गया, और ये कितना होता है 1.6 10 की पावर माइनस के 19 भैया। अब इसको देखो पॉइंट से पॉइंट हटा तो 16 दूनी 32, और 10 क्या तो 19 को ऊपर ले जाओ तो क्या बनेगा, माइनस प्लस के 19 बनेगा। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके आंसर बनेगा, और आंसर बन जाता है ए। क्लियर है, यहां से इसको सोल्व करेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 9 देखना जरा, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक बताइए। देखो इधर आ जाओ भाई, R बराबर क्या होता है, रो इंटू एल अपॉन, यही तो होता है, और विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर क्या बनेगा, R की मल्टीप्लाई ए में, नीचे आ जाएगा। बोलो R का मतलब क्या होता है, ओम, ए का मतलब क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और नीचे क्या होता है मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, ओम इंटू मीटर। आंसर बनेगा कि नहीं बनेगा, अरे बनेगा कि नहीं बनेगा, ओम इंटू मीटर इसका आंसर बनेगा, और आंसर आ गया आपका ए। क्वेश्चन नंबर 10 देखें जरा स्क्रीन पर। 10 में क्या बोला गया, एक बेलनाकार चालक की प्रतिरोधकता है, और विशिष्ट प्रतिरोध को विशिष्ट चालकता का गुणनफल निर्भर करेगा। याद रखना
तापमान पर, पदार्थ पर, क्षेत्रफल, किसी पर भी निर्भर नहीं करेगा। प्रतिरोध R और रो का जो मल्टीप्लीकेशन है, याद रखना, किसी पर निर्भर नहीं करेगा। डी इसका आंसर हो जाएगा यहाँ से। थोड़ा स्पीड से लेके चले बेटा जरा। 11 पर आ जाते हैं, विशिष्ट चालकता का मात्रक बताइए। विशिष्ट चालकता के मात्रक की अगर मैं बात करूं तो याद रखना, विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होता है भाई? चालकता विशिष्ट प्रतिरोध की उल्टी होती है। उल्टी होती है क्या? नहीं तो अगर मैं बोलूं आपसे तो सिग्मा बराबर क्या बनेगा? 1/रो, यानी इसको बोलो ओम इंटू मीटर, और ये जब ऊपर आएगा तो ओम की पावर -1 और मीटर की पावर -1। तो 11 का आंसर इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी। नंबर 12 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखना, किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध कितना है? 12 में आर बराबर कितना दिया हुआ भैया? 500 ओम। और उसने बोला है आपसे क्या कि विशिष्ट वैद्युत चालकता बताइए कितनी होगी? चालकता जी बराबर कितना होगा? तो याद रखना, जी बराबर होता है 1/r। क्लियर है? और r की वैल्यू आप यहां पर डायरेक्ट पुट करेंगे 500, और यहां से अगर मैं डिवाइड करूंगा, और पहले इसका आंसर देख लो किसमें दे रखा है उन्होंने, उसके अकॉर्डिंग चलो डेसिमल में ही है, डिवाइड कर देना 0.002 ओम, और इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आ जाएगा 12 की अगर मैं बात करूं तो डी। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। देखिए दोस्तों, अनुगमन वेग वीडी, अनुगमन वेग वीडी तथा ई पर में से कौन सा निम्न में से ओम के नियम का पालन करता है? तो वीडी समानुपाती किसके होता है? याद रखना, ई के होता है, बी। ये तो डायरेक्ट थ्योरी से लगने वाले प्रश्न है, इनमें कुछ घूमना ही नहीं है। 2019 में पूछा गया प्रश्न ये। 13 की अगर मैं बात करूं, 13 हो गया, 14 की अगर मैं बात करूं तो 14 प्रश्न में देखना जरा, वैद्युत धारा जे तथा वीडी में संबंध। हमें सीधा सीधा पता है जे बराबर क्या होता है? NE/VD, यही तो है। तो ए आंसर आपका यहां से बनेगा। नंबर 15 पर आते हैं दोस्तों। देखिए जरा, 15 में क्या बोला गया कि 15 में बोला गया किसी चालक में आई धारा प्रवाहित करने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग वी है, और धारा की त्रिज्या क्या बताया गया? त्रिज्या को 2 गुना करने पर धारा में, उसमें जो धारा है वो कितनी हो जाती है? 2i हो जाती है। अगर मैं बोलूं आपसे, देखना जरा, वीडी बराबर क्या होता है? NEA। और अगर मैं ए की बात कर दूं यहां से, तो ए बराबर क्या बनेगा? πr² वायर के लिए। तो वीडी जो है वो समानुपाती I/r² के बनती है। यही तो बनेगा फॉर्मूला यहां से भाई, यही तो बना फॉर्मूला। अब देखना जरा, अगर मैं पहले VD1 निकालूं समानुपाती I/r², और दूसरी बात उसने बोली क्या? VD2, I को कितना कर दिया? 2i कर दिया। यही तो बोला है, I को कितना कर दिया? 2i, और त्रिज्या को क्या बोला गया? नंबर 15, त्रिज्या को भी क्या कर दिया? दुगुना, धारा को भी दुगुना और त्रिज्या को भी दुगुना। तो r की जगह कितना आ जाएगा? 2r आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात? अब अगर इसको मैं डिवाइड कर दूं तो देखना जरा, VD, अगर मैं VD इसको अगर मैं देखूं यहां से, देखना जरा, अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं यहां से, तो VD इक्वल टू कितना बनेगा? क्या पूछा उसने? VD, अच्छा डिवाइड, ठीक है। अगर मैं निकालूं यहां से VD2/VD1, तो ऊपर बनेगा 2i/2 दूनी 4 और r का स्क्वायर, और यहां से कितना बनेगा? r²/i, i से i कैंसिल, r² से r², 2 दूनी 4, तो कितना आ गया? 1/2 आ गया। VD1/VD2, अगर मैं VD2 निकालूंगा तो कितना बन जाएगा? उसने पूछा है ना आपसे कि अब कितना, तो VD2 बराबर कितना बन जाएगा? बोलो, VD1 हाफ आ जाएगा। क्लियर है? इसको आप घर से करेंगे प्रश्न को। इसके बाद आ जाता है नंबर आपका 16, और 16 में क्या बोला गया? 16 में सीधा सीधा बोला उसने क्या कि 100 वाट का तो 200 वाट का बल्ब है, 110 वोल्ट की सप्लाई से जुड़ा है, और उसने पूछा आपसे कि बल्ब में व्यय होने वाली शक्ति बताइए। इसको आप होमवर्क में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 को घर से करके लाएंगे भैया, 2017 में पूछा गया, सिंपल सा सवाल है, पी का फॉर्मूला लगाना है। 17 पर आ जाओ, और 17 में क्या बोला गया? और थोड़ा सा क्लियर मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया कि एक बैटरी है जिसका विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट है, आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम है। इस तरीके का डायग्राम है ये, बैटरी है, ये इसका ई होगा, ये आंतरिक प्रतिरोध है। समझ में आ रही है बात? यानी ई का मान कितना दिया है? 5 वोल्ट। ऐसा डायग्राम बना लिया करो, डायग्राम बनाने से थोड़ा सा क्लियर हो जाता है
कि पूछा क्या गया है, ये 2 ओम हो जाएगा। और आगे बोला गया कि बाह्य प्रतिरोध से जुड़ी है यदि प्रतिरोध में धारा 4 एम्पियर हो। प्रतिरोध में धारा कितनी हो भैया, 4 एम्पियर हो। तो बताइए आपको कि बैटरी की टर्मिनल वोल्टता कितनी होगी। सीधा सीधा मुझको पता, अगर मैं बैटरी से धारा ले रहा हूं तो V बराबर E माइनस आई आर होगा, यही तो है प्रश्न। और V आपसे पूछा गया, V मतलब यहां इसके और इसके बीच का जो होगा वो V होगा। और V बराबर E का मान बोलो 5 वोल्ट माइनस का I 4 एम्पियर और R कितना होगा 2, तो V बराबर कितना बनेगा 4 दूनी 8 और 8 में से 3 बचेगा माइनस का 3 वोल्ट। और आंसर की अगर कितना है, I की वैल्यू 0.4 है भाई, गलत हो गए, कोई बात नहीं, इसको ठीक कर लेते हैं। I की वैल्यू 0.4 है और 2, ये 4 दूनी 8 और 0.8 बचेगा। और देखना जरा 5.0 में से 0.8 अगर आप माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 4 आ गया और 10 में से आ गए 2, तो 4.2 वोल्ट आपका आंसर आता है। और इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो आपका आंसर जो होगा कितना हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। आप अपने कंसेप्ट पर फोकस रहें, आंसर हो सकता है एक आधा गलत भी आ सकता है, मास्टरमाइंड में कई बार मिसप्रिंट भी हो जाती है ना। 18 पर आ जाते हैं, 18 को आप अपने आप करेंगे। वैद्युत बल दे रखा है, धारा दे रखी है और आंतरिक प्रतिरोध निकालना है, बिल्कुल सेम है। इसके बाद 19 क्वेश्चन पर आ जाते हैं स्क्रीन पर। और क्या बोला गया, किरचॉफ के धारा के किस संरक्षण के परिणाम स्वरूप है। तो याद रखना द्रव्यमान के धारा का नियम किसके संरक्षण में, तो द्रव्यमान के संरक्षण में, ठीक है। अगला 20 पर आ जाते हैं, यदि व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रत्येक भुजा धारामापी प्रतिरोध R है और बैटरी को जोड़ने वाले सिरों का कुल प्रतिरोध होता है, कुल प्रतिरोध अगर आपको निकालना है तो कितना बनेगा, R/2 निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि सारे के चारों के अनुपात क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है भैया। 21 पर आ जाते हैं, वैद्युत टर्मिनल E तथा विद्युत सेल E0 से जुड़ा है, यदि सेल का टर्मिनल विभवांतर V हो तो आंतरिक प्रतिरोध R की वैल्यू निकाल के बतानी है आपको, और R की वैल्यू E माइनस V इंटू R/V आपका ऐसा आ जाएगा। इसको करके देख लेना, यहां से R की वैल्यू निकाल लेंगे आप, ठीक है, C आंसर हो जाएगा। और 22वें की अगर मैं बात करूं कि E1 बराबर E2 है और R1 बराबर R2 है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो बताइए सही विकल्प कौन सा होगा। तो याद रखना, अगर मैं बात करूं E1 बराबर E2 बराबर E3, दोनों आपस में बराबर है। और याद रखना R1 R जो होगा वो R1 से भी छोटा होगा और R2 से भी छोटा होगा, 2023 में पूछा गया, C इसका आंसर होगा। क्लियर है दोस्तों। चलिए तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ और बेहतर तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।